अगर इतने डेंस एरिया में कुछ भी होगा तो इंपैक्ट तो बड़ा होगा ही। कम किया और इजरायली आर्मी के थ्रू उन आतंकी को ढूंढकर मारने का काम शुरू किया और आम पब्लिक को बाहर छोड़ देते हैं मरने को। हमास के आतंकी जानबूझकर गजा के फिलिस्तीनियों को इजराइल के हाथों मरवा रहे हैं, लेकिन कैसे? इसमें हमास को क्या फायदा है? इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे। जी हां, ये वीडियो कंप्लीटली अलग होने वाला है। आपने हजारों न्यूज में ये तो देख लिया होगा कि इजराइल की तरफ से किए जा रहे हवाई हमले में गजा के आम पब्लिक मारे जा रहे हैं, क्योंकि वो जो रॉकेट गजा पर दागे जा रहे हैं वो वहां के बिल्डिंगों पर गिर रही है या फिर रिहायशी इलाकों में जहां आम पब्लिक ज्यादा मारे जा रहे हैं जबकि हमास के लोग कम। They only target Hamas militants. The buildings they use. इजराइल और हमास की जंग के बीच भारत को खुश करने वाला एक बयान सामने आया है। लेकिन कभी आपने सोचा कि इजराइल के एयरफोर्स को इतना पता नहीं चल पा रहा कि वो रॉकेट रिहायशी इलाकों में दागे जा रहे हैं, और एयर फोर्सेस के थ्रू गाजा पट्टी में इतनी तबाही मचाने के बाद इजरायली सेना को जमीन के थ्रू गाजा में जाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? यही बहुत बड़ा इनसाइड है जिसके वजह से मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमास के आतंकी जानबूझकर फिलिस्तीनियों को मरवा रही है। बट कैसे, इसे समझते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ के एक स्पोक पर्सन ने कहा कि गाजा पट्टी को नागरिकों के लिए एक लेयर और फिर हमास के लिए दूसरी लेयर के रूप में सोचें। हम उस दूसरी परत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हमास ने बनाया है। Think of the Gaza Strip as one layer for the civilians and then another layer for Hamas. And what we're doing now is that we are trying to get to that second layer. एक्चुअली इन्होंने बात करी गाजा के उन बंकर्स के बारे में जिनका इस्तेमाल हमास के लोग अपनी जान बचाने को करते हैं, छिपने को करते हैं, और उसी बंकर्स के वजह से वहां के आम पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है, वो मारे जा रहे हैं। और इजराइल पे एलिगेशन लग रहा है कि इजराइल आम पब्लिक को मार रही है, जबकि ऐसा नहीं है। पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि हमास के आतंकी हैं ही नहीं, वो भी क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली गजा में ये सुरंग बनाने का काम 2005 में शुरू हुआ जब इजराइल ने अपने सेना को गजा पट्टी से वापस बुलाया था, और ये सुरंगों की संख्या 1, 2 या 4 नहीं, पूरे 2500 हैं। इन सुरंगों के वजह से कैसे आम पब्लिक मारे जा रहे हैं, इसे समझने के लिए हमें 2 मिनट के लिए 1960 के दौर में जाना होगा, तभी बेहतर समझ पाएंगे कि क्या हुआ था एक्चुअली। देखिए, वो दौर था 1960 का जब इजराइल के बॉर्डर्स के आसपास छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट होने लगे थे। मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के साथ गोलाबारी की घटनाएं आम थी। फिलिस्तीनी एक्सट्रीमिस्ट के हमले भी बढ़ गए थे जिनको अरब देशों की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। इजराइल ने कई बार अरब देशों को वार्निंग देते हुए एक्शन लेने की बात भी कही, मगर अरब देशों ने इजराइल की नहीं सुनी, तो इजराइल ने बॉर्डर के अंदर घुसकर हमले करने शुरू कर दिए। मिस्र में अब्देल नसीर उस वक्त सरकार चला रहे थे और नासिर खुद को अरब देश का सबसे बड़ा लीडर मानते थे। इजराइल ने हमला किया तो उनकी इमेज खतरे में पड़ गई। खुद की इमेज को बचाए रखने को उन्होंने एक्शन लेने का फैसला किया और सिनाई पेनिनसुला में सेना तैनात कर दी गई। ये इलाका इजराइल के सदर्न बॉर्डर से सटा है। उसी समय सीरिया ने भी मोर्चा खोल दिया और इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर सेना बुला ली। मई 1967 में नासिर ने इराक और जॉर्डन के साथ डिफेंस डील की और तय हुआ इजराइल पर किसी भी समय अटैक करने का। मगर वो जब तक हमला करते, इजराइल को इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उससे पहले ही इजराइल ने अपनी एयरफोर्स मिस्र में भेज दी। कुछ घंटों के अंदर मिस्र की वायुसेना को तबाह कर दिया गया, हवाई अड्डों पर भारी बमबारी की गई। 3 दिनों के अंदर सिनाई पेनिनसुला पर इजराइल का कब्जा हो चुका था। उसके बाद इजराइल ने जॉर्डन और सीरिया को भी हरा दिया। 10 जून 1967 को सीज फायर एग्रीमेंट होता है, बट उसके पहले मिस्र के सिनाई पेनिनसुला, सीरिया के गोलन हाइट्स और जॉर्डन के नियंत्रण में रहे वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम पर इजराइल का कब्जा हो चुका था। सिनाई पेनिनसुला कब्जाने के साथ ही इजराइल के नियंत्रण में गाजा पट्टी भी आ गई। गाजा सिनाई पेनिनसुला की सबसे घनी आबादी वाला इलाका था। गाजा का डेंसिटी इजराइल के लिए गाजा पट्टी छोड़ने के कुछ कारणों में से एक था। इसे याद रखिएगा क्योंकि यह कोरिलेट करता है वीडियो के हमारे मेन पॉइंट को। 13 सितंबर 1993 को यासिर अराफात ने इजराइल से बातचीत की कोशिश की। उन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कॉम्प्रोमाइज का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। पीएलओ और इजराइल के बीच
कई दौर की मुलाकात होती है और फाइनली इजराइल फिलिस्तीन के बीच के रिश्ते को सुधारने पर सहमति बनती है। 10 सितंबर 1993 को पीएलओ ने इजराइल को मान्यता दे दी। बदले में इजराइल ने भी बड़ा फैसला लिया और पीएलओ को फिलिस्तीन का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव मान लेता है। समझौते पर आधिकारिक तौर पर दस्तखत 13 सितंबर 1993 को व्हाइट हाउस के लॉन में होते हैं। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन भी वहां मौजूद थे। सितंबर 1995 में एक समझौता होता है ओस्लो 2 के नाम से और एक टेम्पररी अथॉरिटी बनती है पैलेस्टाइन अथॉरिटी के नाम से। साथ ही समझौते के तहत वेस्ट बैंक के इलाकों को 3 कैटेगरी में बांटा गया, एरिया ए, बी और सी। इस समझौते के 5 साल बाद एक फाइनल समझौता भी होना था, लेकिन वो न हो सका। 1999 में प्रधानमंत्री यहूद बराक ने 1 साल के अंदर लेबनान से हटने का वादा कर दिया। बराक ने इस पॉलिसी को लैंड फॉर पीस पॉलिसी नाम दिया, लेकिन बराक को अपनी पॉलिसी लागू करने के लिए कोई साथी देश नहीं मिला। उन्होंने खुद ही लेबनान से हटने का फैसला कर लिया। यूनाइटेड नेशन ने इस फैसले में मीडिएशन नहीं की, बट यूनाइटेड नेशन ने माना कि लेबनान से हटकर इजराइल ने यूनाइटेड नेशन की कमिटमेंट को पूरा किया है। इधर गाजा पट्टी में जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। डेमोग्राफी रूप से गाजा पर एडमिन करना शायद इजराइल के लिए मुश्किल था। 2004 में इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने गाजा छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक भाषण में उन्होंने अपने इस फैसले को इजराइल के भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट बताया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा फैसला है जो इजराइल की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय स्थिति, अर्थव्यवस्था और इजराइल में रहने वाले यहूदी लोगों के लिए अच्छा है। पिछले 3.5 सालों में आतंकवादी संगठनों ने इजराइल के नागरिकों के जज्बे को तोड़ने की कोशिश की है, वो इसमें विफल हुए। यहूदी लोगों को तोड़ा नहीं जा सकता, हम कभी नहीं टूटेंगे। मैं फिर से कहता हूं, हम कभी नहीं टूटेंगे। एरियल शेरोन के इस फैसले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी को अपने हाल पर छोड़ दिया। जिस वक्त इजराइल गाजा से बाहर गया, तब वहां रहने वालों की संख्या 13 लाख से भी ज्यादा थी, 13,24,991। इसमें से 99.4% लोग फिलिस्तीनी थे, केवल 0.06% जनसंख्या यहूदी थी। जनसंख्या में 49% आबादी 14 साल से कम उम्र के बच्चों की थी। गाजा का घनत्व इजराइल के लिए गाजा पट्टी छोड़ने के कुछ कारणों में से एक था। 15 सितंबर 2005 को इजराइल ने अपना डिसएंगेजमेंट प्लान पूरा किया, मतलब इजराइल ने गाजा खाली कर दिया। आईडीएफ यानी कि इजरायली सेना ने गाजा का समुद्री तट भी छोड़ दिया और 25 बस्तियों में रहने वाले लगभग 9,000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से बाहर निकाल लिया गया। इजराइल के गाजा से निकले 2 साल भी नहीं बीते थे कि वहां फतह और हमास के बीच संघर्ष छिड़ गया और 2007 में हमास ने गाजा पर अपना नियंत्रण कर लिया। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। आपको मैंने बताया था कि जब 2005 में इजराइल ने गाजा छोड़ा, तब यहां 99.4% जनसंख्या फिलिस्तीनियों का था, यानी गाजा में जो बचे थे वो इजराइल के कट्टर दुश्मन बचे थे। अब जैसे ही गाजा से इजराइल निकलता है, गाजा में फिलिस्तीनियों को महसूस हो जाता है कि इजराइल से आमने सामने नहीं लड़ सकते। और चूंकि अगर आप गाजा के मैप को देखें तो ये 3 तरफ से इजराइल से घिरा है और एक तरफ इजिप्ट है, और गाजा को इजराइल से लड़ने के लिए हथियार और खाना पानी चाहिए था, जो बॉर्डर पार कर खुलेआम नहीं लाया जा सकता था। तब ये लोग सुरंग बनाने का फैसला करते हैं, जिससे खाने पीने का सामान और हथियार को गाजा पट्टी तक लाया जा सके, जिसके लिए इन्होंने गाजा से इजराइल, गाजा से इजिप्ट तक सुरंग बनाया और हथियार और खाने पीने की चीजें लाने लगे। हमास और दूसरे गुटों ने भी इजरायली सेना पर हमला करने के लिए सुरंगें खोदना शुरू कर दिया। 2013 में आईडीएफ ने निवासियों द्वारा अजीब आवाजें सुनने के बाद एक 1.6 किलोमीटर लंबी और 18 मीटर गहरी सुरंग की खोज की, जिसमें कंक्रीट की छत और दीवारें थी जो गाजा स्ट्रिप से इजरायली किबुत्ज के पास तक जाते थे। अब इन सुरंगों से खुलेआम तो हथियार नहीं निकाल सकते थे, सो इन्होंने इन सुरंगों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को किसी न किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में बनाया, जिससे लोगों की नजर में खुलेआम ना आ सके। अब यहां पर तीनों ही सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। एक तो ये कि इजराइल के रॉकेट से यहां के पब्लिक क्यों मारे जा रहे हैं, दूसरा हमास कोई सिपाही नहीं आतंकी है, और तीसरा इजराइल की सेना जमीनी कार्रवाई क्यों कर रही है। देखिए, अभी जब इजराइल के एयरफोर्स गाजा से हिट को डिटेक्ट कर उन पे रॉकेट चलाते हैं, जो कि उनको सुरंग के एंट्री या फिर एग्जिट पॉइंट से मिलता है,
जो कि किसी न किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में खुलती है या फिर रिहायशी इलाके का होता है, तो इजराइल फोर्सेस की रॉकेट सीधे उन बिल्डिंगों पर गिरती है या फिर रिहायशी इलाकों पर गिरती है, जिसके वजह से आम पब्लिक मारे जा रहे हैं, क्योंकि हमास के लोग सुरंग में होते हैं और आम पब्लिक उन बिल्डिंगों में या फिर रिहायशी इलाके में होते हैं। और मैंने आपको पहले कहा था कि याद रखना, गाजा की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जबकि एरिया बहुत कम। गाजा का एरिया मात्र 10 किलोमीटर टू 41 किलोमीटर का है। अगर इतने डेंस एरिया में कुछ भी होगा तो इंपैक्ट तो बड़ा होगा ही। और यही वजह है कि इजराइल ने एयरफोर्स के एक्शन को कम किया और इजरायली आर्मी के थ्रू उन आतंकी को ढूंढकर मारने का काम शुरू किया, ताकि इंटरनेशनल प्रेशर से बचा जा सके। दूसरा, अब आप फैसला कर सकते हैं कि सुरंग में किसी देश या फिर एरिया का मिलिट्री रहते हैं जो छुप छुप कर दूसरे देश पर हमला करते हैं और फिर उसी सुरंग में छुप जाते हैं और आम पब्लिक को बाहर छोड़ देते हैं मरने को, या फिर यह काम किसी आतंकी का होता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमास के लोग जानबूझकर गाजा के आम पब्लिक को मार रहे हैं। अगर आपको इजराइल फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को समझना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कर देना।